नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस के सभी छात्रों के लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना अधिक से अधिक समय सेट प्रैक्टिस पर दें। इससे आप अभी तक जितना भी पढ़े हैं उन सभी सब्जेक्ट और चैप्टर का फास्ट रिवीजन हो जाएगा और नए प्रश्न भी सीखेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 जो कि पूर्णतः नए सिलेबस क्लास 9 और 10 पर आधारित है, उसका सेट नंबर 16 यानी कि 16 का सभी 100 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। और जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो किरण का पर्यायवाची होता है रश्मि, है ना। किरण का पर्यायवाची होता है रश्मि हो गया, या तो मयूख होता है, अंशु होता है, रश्मि, प्रभा, ज्योति, दीप्ति, ये सब किरण का पर्यायवाची है। भानुजा किसका पर्यायवाची है? भानुजा है ये यमुना नदी का पर्यायवाची है। और रसिका जो है ये जीव का पर्यायवाची है। और तटिनी जो है ये नदी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, है ना। ये कवयित्री जो है ये कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है। लेखक का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो ये लेखिका जो है ये लेखक का स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट है व्यास का विलोम कौन सा होगा। तो व्यास का विलोम होता है समास, है ना। व्यास का विलोम हो गया समास। संगीन का विलोम क्या होगा? आसान होगा। और ये संश्लेषण का विलोम ये है, संश्लेषण का हो जाएगा विश्लेषण, और संक्षेप का हो जाएगा विस्तार। नेक्स्ट है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य है कि बच्चे को अनार काट कर खिलाओ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, ये शुद्ध है। नेक्स्ट है कि हरिऔध जी की प्रमुख कृतियां हैं। तो हरिऔध जी की प्रमुख कृतियां हैं प्रिय प्रवास, इसके लेखक भी हरिऔध जी हैं। और चौखे चौपदे इसके भी ये हरिऔध जी हैं। और वैदेही वनवास ये भी हरिऔध जी की कृतियां हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ये सभी हरिऔध जी की प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट है कि मुंह की खाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो मुंह की खाना का मतलब क्या होता है? हार जाना, है ना। मुंह की खाना मतलब हार जाना। नेक्स्ट है कि रश्मि वाजपेयी किस पत्रिका के संपादक है। तो रश्मि वाजपेयी ये नटरंग पत्रिका के संपादक है। नेक्स्ट है कि इसमें कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है। तो कोदंड का पर्यायवाची है धनुष। धनुष जो है ये कोदंड का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है कि मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है। तो मनोहर शब्द में आपको विसर्ग संधि प्रयुक्त है। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है? मनः प्लस हर, तो इसमें क्या है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहा जाता है आस्तिक कहा जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। और जो विश्वास ईश्वर में नहीं रखता है उसे नास्तिक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि घनानंद ग्रंथावली में कितनी रचनाएं संकलित है। तो घनानंद में ग्रंथावली में कितनी रचनाएं संकलित है। तो इसमें 16 रचनाएं संकलित है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पर क्या बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी कि साइनो। तो क्यूपीडीटी मतलब क्या होता है। तो क्यूपीडीटी मतलब होता है लालसा या लालच, है ना। तो ग्रीड मतलब भी होता है लालची। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? अपोजिट, है ना। व्हाट इज अपोजिट। तो अपोजिट क्या होगा इसका? कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है लुभाना, है ना। कैप्टिवेट मतलब लुभाना हो गया। और डिस्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? ध्यान भटकाना, इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली मतलब कि सही शब्द आपको चुनना है। तो इसमें जो क्लैंडस्टीन लिखा हुआ है इसमें कौन सा सही है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 2 वाला जो है ये क्लैंडेस्टाइन, ये वाला क्लैंडेस्टाइन जो है ये सही है। इसका मतलब होता है गुप्त। नेक्स्ट है इसमें क्या पूछा है आपको? फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगहों को भरना है। नेवर गिव योर फ्रेंड्स यानी कि अपने मित्रों को कभी ना, ये क्या है? कोल्ड शूडर मतलब होता है, एक फ्रेज है। द कोल्ड शूडर का मतलब होता है कि नज़रअंदाज करना। तो यहाँ पर सूटेबल यही होगा कि नेवर गिव योर फ्रेंड्स द कोल्ड शूडर, मतलब अपने मित्रों को कभी नज़रअंदाज ना करें। नेक्स्ट है कि माई मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड डैश हर हैंड। तो माई मदर क्या हुआ? मेरी माता केटल ऑफ बॉइलिंग जो उबलते हुए जो किसी कोई चीज़ गर्म कर रही थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि अपसेट हो गया और एंड
स्काल्डेड हर हैंड, उसकी हाथ जो है झुलस गया। तो ये वाला स्काल्डेड मतलब होता है जला हुआ या तो झुलस जाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, आइटम ऑफ फ्रेज है ना, आइटम ऑफ फ्रेज पूछा था क्वेश्चन नंबर 17 में। तो आइटम फ्रेज 17 में कौन सा है, कट ए सॉरी फिगर। तो कट ए सॉरी फिगर, ये फ्रेज का अर्थ होता है कि अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्रिएटेड ए रॉन्ग इम्प्रेशन है ना, क्रिएटेड ए रॉन्ग इम्प्रेशन। नेक्स्ट है, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा जा रहा है, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। तो इसमें है कि ए जॉब कैरिंग नो सैलरी, मतलब काम करना विदाउट सैलरी का, मतलब तनख्वाह उसको नहीं मिलता है, यानी कि बिना वेतन का मजदूरी करना। तो वो कहलाता है क्या, ऑप्शन नंबर 1 वो कहलाता है हॉनोरेरी है ना, बिना वेतन की मजदूरी करना। नेक्स्ट है आपको, इसमें क्या सेंटेंस अरेंजमेंट है। सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या है, कुछ सेंटेंस दिया जाता है, उसको आपको क्रम से सजाना होता है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए है ना, ऑप्शन जो आपका विकल्प ए में है ये बी और सी और डी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका आ जाता है इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली है ना। तो इसमें एक्टिव पैसिव में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जैसे यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, यानी कि दिस होगा पहले है ना, जो ऑब्जेक्ट है दिस, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दिस हैज है ना, दिस हैज टू बी डन बाय यू इमीडिएटली, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट यहाँ से मैथ और रीजनिंग का स्टार्ट होता है। तो मैथ में है, इसमें दिया है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप कभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। पढ़े हैं क्या, लगातार वाला जो होता है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका डॉट 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 एन स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, ठीक है। तो ये फार्मूला पढ़ें, तो इसी फार्मूले पर पहले इसको बैठा देना है, ठीक है। इसको इसी फार्मूले के रूप में ले आना है। इसको लाएंगे कैसे, तो देखिए 2 स्क्वायर है ना यहाँ, तो 2 स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 है, ठीक है। फिर इसको 4 स्क्वायर यानी 4 चौक 16 है, ठीक है। इसी तरह 6 स्क्वायर यानी कि 6 चौक 36 है, इस तरह से है। तो इसको क्या करिए, 4 कॉमन ले लीजिए, पहले जो है 2 स्क्वायर उसको कॉमन लीजिए, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, पहले जगह 1 इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा 4 चौक 16 यहाँ हो रहा है, तो 4 कॉमन लिए थे, फिर यहाँ बचेगा 4 यानी कि 2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 36 का है, 4 9 36 तो 9 हो यानी कि 3 स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एक चीज़ आपको पैटर्न मालूम हो गया कि जब 4 कॉमन लेंगे ना तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के फॉर्म में ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा, लास्ट में क्या आएगा, 4 कॉमन लिए हैं तो लास्ट में आएगा जैसे कि 2 है यहाँ है ना, तो 2 है तो 2 दे हैं 20 यानी कि 10, यानी टोटल 10 इसमें संख्या है, ठीक है। तो लास्ट में आएगा 10 स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 10 स्क्वायर आएगा, तो इसको ये फॉर्मूला क्या बन गया, 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस कितना है 10 तक, तो 10 तक है तो 4 कॉमन ले लिए। अब आप फॉर्मूला पर बैठा देंगे कौन सा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। तो n का मान क्या है 10 है ना, 10 स्क्वायर तक है, 4 जब कॉमन ले लिए तो 10 स्क्वायर तक है, ये 10 स्क्वायर तक है तो n का मान हो गया 10। तो इसको पिछले वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, n इंटू एन प्लस 1 वाला। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, 10 है ना तो 10 गुना, ठीक है, एक अगला करिए 11 आप गुना क्या करेंगे 10 और 11 जोड़ दीजिए, कितना होता है 21। यही n इंटू एन फॉर्मूला पर बैठाइएगा तो यही आएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट में करने के लिए क्या करते हैं, तो n का मान 10 है, ठीक है, एक बढ़ा के लिखिए 11 और फिर ये दोनों को जोड़ के लिख दीजिए 21, वही आता है। अब बटा 6 करिए, तो अब इसको काटिए तो इसको 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, अब फिर ये 3 सती 21, फिर 2 से काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4। अब करिए क्या, 11 गुना 7 77 और गुना 2 77 दूनी 154 और यहाँ 10 यानी कि 1540, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि 3 नल ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः इतने घंटे में भर सकता है। यदि
सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको बताएं, पिछले सेट से बता दे आ रहे हैं कि जब भी तीनों का टाइम दिया हुआ है ना 90 इतने घंटे इतने घंटे इतने घंटे में भर देता है, ठीक है। अब तीनों मिलके कितने घंटे में भरेगा, तो करना क्या है, ये तीनों का एलसीएम लीजिए, ये तीनों का एलसीएम कितना आएगा 90, ऊपर में लिख दीजिए। बहुत इसी तरह बनाइए, सब हिसाब बन जाएगा, इस टाइप के जितने हिसाब आएगा सब इसी तरह बन जाएगा। 90 लिख दीजिए और नीचे क्या लिखिए, इससे भागा देते जाइए 90 में। 90 में जो उसका भागफल आता है उसको यहाँ प्लस में नीचे लिखते जाइए। जैसे 90 से भागा देंगे 90 में तो कितना आएगा 1, फिर 10 से भागा देंगे तो कितना आएगा 10 9 90 9, फिर यहाँ प्लस करेंगे 18 5 90, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। कोई भी हिसाब ऐसा हो आसान तरीके से ऐसे बन जाएगा बहुत कम टाइम में, ठीक है। फिर इसका क्या हो गया 9 5 14 15, 15 से काटिए 15 6 का 90, यानी 6 घंटे में टोटल भर देगा। नेक्स्ट है, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई इतना और इतना सेंटीमीटर है, यदि समलंब का क्षेत्रफल इतना है तो ऊंचाई क्या होगा। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या है 40 और 80, 40 और 50। देखिए आप फॉर्मूला जो है लिख लीजिए, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग है ना, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप। अब हम बना देते हैं, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी कि 4 और 5 कितने हो गए 90, ठीक है। हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है। और ये क्या होता है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर था। क्षेत्रफल का मान दिया हुआ कितना 180, तो यहाँ 180 बराबर लिख सकते हैं इतना। अब इसको काटिए, देखिए 90 से काट देंगे 9 दूनी 18, 2 बार में काटिए, 2 दूनी क्या होगा 4, यानी ऊंचाई कितना आ गया 4। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि प्रेक्षणों इतना का बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब होता है जो अंक ज़्यादा बार आया, तो सबसे ज़्यादा बार कौन है, तो 6 जो है ये ज़्यादा बार आया, 3 बार आया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति 6 महीने में अपनी आय का 12% बचाता है, यदि वह उतनी ही राशि 4 महीने में बचाना चाहता है तो उसे अपनी मासिक बचत कितने प्रतिशत से बढ़ानी चाहिए। तो देखिए 6 महीने में वो अपनी आय का 12% बचाता है, ठीक है। तो मान के चलिए उसका आय है 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपया है तो 6 महीने में वो बचाता है कितना 12%, यानी 12 रुपया बचाता है। तो 1 महीने में कितना बचाएगा वो, तो 6 दूनी 12, 2 रुपये बचाएगा है ना। इसको 12/6 कर देंगे, 2 रुपये बचाएगा 1 महीने में। तो 1 महीने में 2 रुपये बचाता है। अब क्या बोला कि 4 महीने में बचाना चाहता है कितना राशि, 4 महीने में उतनी ही राशि कितना 12 रुपया है ना। तो 4 महीने में अगर बचाएगा तो कितना प्रति महीने बचाना पड़ेगा, 1 महीने में 3 रुपया है ना। 4 से भागा देंगे 4 रुपये करके हिसाब से, तो 12/4 करेंगे तो 3 रुपया बचाना पड़ेगा। तो 3 रुपये बचाना पड़ेगा। तो देखिए 6 महीने में जब बचाता था तो 1 महीने में 2 रुपया बचाता था, लेकिन 4 महीने में ही उतना बचाना है तो 1 महीने में 3 रुपये बचाना पड़ेगा। तो कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 से 1 बढ़ाना पड़ेगा 3, यानी 1% बढ़ाना 1 बढ़ाना पड़ेगा कितना 2 पर, गुना 100 कर दीजिए। तो 2 से काटिएगा 50% बढ़ाना पड़ेगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि संख्याओं 1 2 3 डॉट 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 30 में से संख्या के चयन करने पर उसके अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है, यदि प्रत्येक संख्या के चयन की समान संभावना है। तो अभाज्य संख्या है, इतना संख्या 30 तक, और अभाज्य संख्या पूछा होने की क्या संभावना है। तो अभाज्य संख्या है कितना, पहले इसके बीच निकाल लेंगे। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो स्वयं से और 1 से कटे और किसी से नहीं कटे, वो अभाज्य संख्या हो गया। तो अभाज्य संख्या जैसे इसमें 1 से 30 के बीच में आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 11 13, फिर आएगा आपका 17 19 23, उसके बाद 23 के बाद कौन आएगा, 23 के बाद डायरेक्ट आएगा आपका 29 है ना। 23 के बाद डायरेक्ट आ जाएगा आपका 29, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 10 संभावना कितना 10, अब बटे टोटल कितना है 30। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। 27 में क्या है, वह धनराशि
क्या है जो 2 वर्षों में 10% की वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना हो गया। तो वो धनराशि मान के चलिए P है, ठीक है। तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो गया, यानी कि 10% क्या हुआ, बढ़ा। पहले जो 1 साल में जो बढ़ा तो 10% बढ़ा, यानी कि 11/10। फिर एक दूसरे साल भी फिर इस पर ब्याज लगा, फिर हो गया 11/10, और टोटल अब कितना आ गया 17,545। तो 17,545 है इतना बराबर, ठीक है, इतना बराबर। अब इसको काटते हैं, पी का मान निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 11 से इसको काटिए, 11 कहीं है 11, और कितना बचा 6, 6 पर 5 65, यानी कि 11×5 65, 11×5 55, बाकी 10, 11×9 99, और 11×5 55। फिर 11 से एक बार काटिए, 11 कहीं 11, और फिर 4 आएगा, 11×4 44, 11×5 55, ठीक है। अब बच गया क्या, कुछ नहीं, 145, इधर 10 10 यानी 2 शून्य इस पर बैठा दीजिए, 14,500 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है AQ + BQ बराबर इतना है और A + B बराबर इतना है, तो A + B का होल स्क्वायर माइनस AB का मान क्या होगा, -3AB का मान क्या होगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा, इसको पहले सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, थोड़ा आसान होगा। पहले A² + B का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, A² + B² + 2AB, और माइनस में क्या है 3AB। तो 2AB में से 3AB गया तो क्या होगा, -AB सिर्फ बचेगा, यानी कि अब हमको मान निकालना कितना का है, A² + B² - AB, इतना का मान निकालना, ठीक है। इतना का मान निकालना है, इतना इसलिए किए कि ये इस फॉर्मूला में एक बार ये ऐसा आता है, कैसे देखिए, एक फॉर्मूला होता है AQ + BQ बराबर होता है A + B × A² + B² - AB होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए अगर इतना बराबर दिया हुआ AQ + BQ बराबर दिया हुआ कितना, ये AQ + BQ बराबर इतना होता है, और इतना बराबर कितना दिया हुआ है 1344, 1344 दिया हुआ है, इसका मान भी दिया हुआ है 28, यानी कि इससे 28 से भागा देंगे 1344 में, आंसर आ जाएगा। तो 1344 में 28 से भागा दे दीजिए, 1344 से 28 से भागा दीजिए, तो पहले 7 से काट दीजिए, तो 7 कहीं है 7, 6 13 होता है, तो 7 8 कितना हो जाएगा 56, और देखिए 7 कहीं 7, 6 7 8 56, 7 9 63, 9 से कट जाएगा ना, 7 9 63, यानी कि बाकी एक, फिर 7 दूनी 14, और ये कट जाएगा 7 चौक 28, और फिर 4 से काटेंगे 48 चौक 192, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज QPR, और एरिया जो है, यानी कि क्षेत्रफल ABC बटा जो एरिया है त्रिभुज PQR बराबर दिया हुआ है कितना, 4/25 दिया हुआ है, और AB का मान इतना है, BC का मान इतना है, AC का मान इतना है, तो PR का मान बताइए। तो देखिए इसमें आपको आइडिया हो गया, इसमें मेन चीज़ें क्या रहता है कि जब कोई 2 त्रिभुज समरूप है, जैसे इसमें दिया हुआ ABC, तो 2 त्रिभुज पारिए, देखिए ABC, और एक क्या है QPR, एक त्रिभुज है क्या, देखिए सेम इधर जाएगा, जैसे ABC आया यहाँ से, अगर ये शुरू किए तो Q यहीं ऊपर से ही शुरू करना है, QPR। अब क्या होता है कि जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना, तो बराबर में सभी भुजाओं का स्क्वायर का अनुपात बराबर होता है। चाहे देखिए क्षेत्रफल का अनुपात है, बराबर में आप लिख सकते हैं क्या, ये वाला भुजा जो से AB है इस साइड का, तो AB² बटा QC² बराबर में होगा किसका, ये क्षेत्रफल बारे में, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर सभी भुजाओं का स्क्वायर का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं AC² बटा QR², फिर लिख सकते हैं ये BC² बटा PR² बराबर में होगा किसका, ये वाला क्षेत्रफल का अनुपात जो है 4/25 के बराबर होगा, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है, ये है पता करना पहले, तो PR निकालना है, यहाँ बोला PR निकालिए, तो PR कौन सा है, PR यहाँ है, ठीक है, ये नीचे वाला, तो नीचे वाला रेशियो कर देंगे, यानी कि BC² बटा PR², ठीक है, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के बराबर क्या होगा, BC², 20 पहले करेंगे BC, क्योंकि पहले ABC वाला है तो BC वाला, तो BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान दिया हुआ है 8, तो 8 स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, अब बटा में
पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर को मान लीजिए, पी आर को मान लीजिए एक्स, यानी एक्स स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करिए, ये जो मतलब भुजा का अनुपात, अब बराबर में ये है आपका क्षेत्रफल का अनुपात। अब इसको कैलकुलेट करिए, एक्स का मान निकालिए, आंसर आ गया ये वाला पी आर। तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8/x का स्क्वायर है ना, 8/x का स्क्वायर बराबर 4/25। तो स्क्वायर है ना, इधर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। फिर इसको काट देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और x इधर, अब 5 और 4 गुना हो जाएगा 20। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है ना, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेन चीज़ इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो सभी भुजा का, जैसे ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का दोनों का स्क्वायर होता है ना, तो या तो ये भुजा और फिर इधर भुजा, दोनों का स्क्वायर का अनुपात बराबर होता है सब, ठीक है। ये समरूप त्रिभुज में ऐसा होता है, नियम है। नेक्स्ट है कि अगर 4 कोसेक स्क्वायर इतना है, फिर -10 स्क्वायर कितना 25 डिग्री है, फिर माइनस साइन 90 डिग्री है, -10 स्क्वायर 63 डिग्री, y और 10 स्क्वायर 27 डिग्री बराबर y/2 है। अगर कभी एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं हो तो कैसे बना देना है, ये सब क्या फॉर्मूला पर सेट रहता है, ये सब हिसाब है ना, सेट रहता है। इसको क्या करना है, देखिए इसको एक मानिए, तुरंत कुछ भी सोचना नहीं, एक हो गया, एक मानिए यानी कि एक क्या लिखा गया 4, फिर इसको साइन 90 डिग्री मान कितना होता है -1, इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, लेकिन y है यानी कि y इसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो y गुना 1 बराबर में क्या है y/2, ठीक है। कितना करके आंसर निकाल दीजिए, आ जाएगा। ऐसे भी इसको समझना है तो ऐसे समझिए, देखिए कोसेक स्क्वायर 65 डिग्री है, यहाँ 10 स्क्वायर 25 डिग्री है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको कोट स्क्वायर थीटा में हम ले आएंगे, तो वो कैसे आएगा, 10 90 माइनस, यहाँ लिख सकते हैं 65, 25 को लिख सकते हैं ना, 10 90 माइनस 65, तो 10 90 माइनस 65 यानी कि 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोट थीटा हो जाता है, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाएगा, यानी ये जो 10 स्क्वायर 25 डिग्री है, यानी ये कितना है, कोट स्क्वायर 65 डिग्री मानिए, ठीक है। तो ये कोट स्क्वायर 65 डिग्री है, यहाँ कोसेक स्क्वायर 65 डिग्री है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये 4 गुना 1 4 हो गया, ये साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है ये। और फिर उसी तरह ये 10 27 है ना, ये 10 27 को लिख सकते हैं क्या, मानो 10 90 माइनस 63, तो 10 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा यानी कोट थीटा, यानी कोट ये 63 है ये, तो 10 इंटू कोट क्या होता है 1 होता है, 10 इंटू कोट, 10 और कोट अगर गुना में है तो इसका मान 1 होता है, तो थीटा भी सेम है ना, 10 थीटा इंटू कोट थीटा 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ये y हो गया, तो यानी y यहाँ बचा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, y को इधर ले आइए, तो ये माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा y, ठीक है, ये गायब हो के इधर आ जाएगा प्लस में, और 4 में से 1 घट गया 3, अब बराबर में आ गया क्या, y/2 प्लस y। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 2 गुना y 2 और 1 y है, 3y/2 हो गया। अब 3 से ये 3 चला गया, y बराबर कितना आ गया 2, इसका करेक्ट आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो पैलेट का जो संबंध रंग से है वही संबंध है रिपोर्ट कार्ड का, जो है रिपोर्ट कार्ड का संबंध किससे हो जाएगा, रिपोर्ट कार्ड का संबंध हो जाता है ये अंक से, है ना, रिपोर्ट कार्ड यानी अंक से। अब पैलेट का संबंध जैसे रंग से, तो रिपोर्ट कार्ड जो होता है वो अंक से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विषम शब्द को चुनिए। तो जल, कॉफ़ी और चाय और गिलास, इसमें क्या ये तीनों क्या पेय पदार्थ है, गिलास जबकि अलग है। नेक्स्ट है इसमें शब्दकोश के अनुसार सजाना है, तो इसमें क्या होगा, पी तो सब में, पी के बाद अब सेकंड स्थान पर देखते हैं कौन है, तो ए है इसमें, ए है इसमें और ए है इसमें, तो ये तीनों में से कोई पहले आएगा। और उसके आगे देखना है तीसरे नंबर पर क्या है, तो तीसरे नंबर पर है जी, तो जी पहले आएगा ना, जी आई और एस है, उसमें जी पहले आएगा, तो पहले आएगा कौन 3, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर कौन आएगा, पी ए आई आएगा, उसके बाद एस आएगा ना, तो 3 के बाद आएगा 5, 3 के बाद 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसमें आगे जांच करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है दी गई आकृति में त्रिभुज कितना है, तो त्रिभुज इसमें है एक ये और एक ये, 2
और एक ये 3, ये 4 और एक ये बड़का ऐसा 5 है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका है 35 में क्या है कि नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए कागजों को मुड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसी दिखाई देगी। तो वो कैसा दिखाई देगा? देखिए पहले क्या कर रहा है इसमें, ये पहले एक बार ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, तो ये आ गया ये वाला, तो ये आ गया, और उसके बाद फिर क्या किया, इसको ऐसे मोड़ दिया तो आया ये वाला चित्र। ये वाला चित्र जैसे आया उसमें क्या किया, यहाँ पर एक बिंदु छेद कर दिया, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि फिर अगर वापस इस तरह करेंगे तो कहाँ कहाँ छेद होगा और कैसा आकृति होगा। और थोड़ी सी ये कटिंग भी यहाँ कर दिया, ठीक है, ये कटिंग भी यहाँ कर दिया और एक छेद भी कर दिया। तो इसमें क्या होगा, पहला नंबर तो ये होगा कि देखिए ये जब इसको फिर वापस इधर ऐसे लाएंगे तो इधर से ही लाते जाइए, जैसे यहाँ से आया सेकंड ये वाला हुआ, तो इसको ये फर्स्ट करेंगे, इसको जब करेंगे, इसको जब चेंज करेंगे तो पहले ऐसे रूप में करेंगे, ठीक है, यानी कि ये ऊपर उलट देंगे, ये वाला ऊपर जाएगा, ये जो ऐसे मोड़े थे ये पहले सीधा करेंगे, यानी कि पहला जो रूप आएगा ये, उसके बाद फिर वापस लाना लास्ट में ये। तो पहला अगर ऊपर लाएंगे और फिर क्या करेंगे, इसको इसके पलटेंगे, यानी कि यहाँ जो बिंदु है छेद है तो इधर भी छेद होगा, 2 छेद हो जाएगा ना। इधर जब ऐसे पलटेंगे इसको, जो क्योंकि इधर किए थे ना, तो इधर फिर वापस करेंगे ना, तो वापस करेंगे तो एक छेद नीचे, दोनों 2 छेद होगा, तो ये सब में है नीचे 2 छेद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें ऊपर में छेद है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर में छेद का बात ही नहीं है ना, नीचे दोनों साइड है। उसके बाद ये देखिए जब ऊपर होगा तो ये सटा हुआ ऐसे होगा, ठीक है, ये आता है फिर सटा हुआ, फिर इसको ऐसे करके ऐसे होगा। तो यहाँ पर बीच में कोई भी चित्र नहीं होगा, जैसे यहाँ आयत दे दिया, ये ऐसा नहीं शेप बनेगा, ये नहीं बनेगा, है ना। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को सम्राट देश से अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में भेजा था। तो ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है ये किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था ये, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया, जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस आया था, कब, तो 1608 ईस्वी में, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेज़ों ने पहली अपनी फैक्ट्री कहाँ खोला था, तो सूरत में खोला था, ये भी याद रखना है, ठीक है। और भारत आने वाला अगर पहला अंग्रेज़ पूछे तो वो कौन था, तो मिल्डन हॉल था, है ना, मिल्डन हॉल था। जब जहांगीर का बात आई है तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो जहांगीर का मकबरा है शाहदरा में। शाहदरा कहाँ है, लाहौर के पास है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में या तो शाहदरा रहे या तो लाहौर रहे, तो आपको आंसर कर देना है, ठीक है। ध्यान रखना है जहांगीर का मकबरा लाहौर के पास शाहदरा में, इसको थोड़ा ऐसे याद रख लीजिए कि जहांगीर का मकबरा है ना, तो जहाँ गिरा वहीं शहीद हो गया, जहांगीर यानी कि जहाँ गिरा वहीं शहीद हो गया, यानी कि इसका मकबरा शाहदरा में है। अच्छा, मुगल काल में चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर था, तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी जो है ये शिखर पर था। और वास्तुकला के क्षेत्र में जो शिखर पर था वो किसके काल में था, तो शाहजहाँ के काल में था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये सब किसका बात हो रही है, तो मुगल काल की, है ना। मुगल वंश के संस्थापक कौन था, बाबर था, ठीक है। तो बाबर था मुगल काल के संस्थापक, और बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर, अकबर का पुत्र था जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र कौन था, शाहजहाँ, यानी शाहजहाँ का पिता था ये जहांगीर, और शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब, ठीक है। तो यहाँ 4 2 6 आपको शासक का नाम ऐसे याद रख लेना, भाजशाह, है ना, भाजशाह। तो पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, है ना, बाबर, हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहाँ और लास्ट में यहाँ औरंगजेब, ठीक है। तो भाजशाह याद रखना है आपको, 6 शासक अच्छे से याद रहेगा भाजशाह से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। इसी के समय 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुआ था भारत में, ठीक है, सुकुमार सेन के समय। करेंट अफेयर में याद रखना आपको कि भारत का अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। नेक्स्ट है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है, तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। नेक्स्ट है कि भारत के सुदूर पश्चिम बिंदु का नाम क्या है,
तो पश्चिम बिंदु का नाम है सरक्रिक, ऑप्शन में है नहीं, तो सरक्रिक को ही बोला जाता है क्या, गुहार मोती कहा जाता है। ठीक है, भारत के सुदूर पश्चिम, यानी कि अगर भारत की बात करें तो ये आपका इंडिया है, इंडिया में पश्चिम है सरक्रिक है ना, यानी कि गुहार मोती, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी बिंदु पूछे तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु है ना, किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, और उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, ये कहाँ जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे इधर नीचे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, वो भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई 29-33 किलोमीटर है। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, तटीय भाग की लंबाई 75-16 किलोमीटर है, और मुख्य भूमि का पूछे, तटीय मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो स्थलीय सीमा से लगे भारत के कितने देश है, तो 7 देश है। कौन, बचपन में MBA किया, यानी कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। MBA यानी कि म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। ठीक है, और समुद्री सीमा से लगा है कौन, श्रीलंका और मालदीव। एक क्वेश्चन ये आता है कि जल और थल, यानी जल और भूमि दोनों के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है, तो वो दोनों के साथ साझा करता है बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, ये याद रखना है। ठीक है, 3 देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, जो कि जल और थल दोनों से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 40 में क्या, ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराना पतन का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता पतन, जो कि सबसे पुराना है। नेक्स्ट है कि 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यानी बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है कि सर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो यही बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, 1928 की बात आई है, 1928 से एक घटना और यहाँ रिलेट करिए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में ही आया था। ठीक है, और बारदोली सत्याग्रह भी 1928 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, देश सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र है ना, सबसे गर्म ग्रह पूछे शुक्र हो गया। सबसे चमकीला तारा, तो शुक्र ग्रह भोर का तारा पूछे तो शुक्र ग्रह, सांझ का तारा पूछे तो शुक्र ग्रह, पृथ्वी का वहन पूछे तो शुक्र ग्रह है। ठीक है, तो ये सभी याद रखना है। और रही बात बुध की, तो सूर्य से सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो बुध है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, आपको कई क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, सब बन जाएगा। ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में आपको ग्रहों को याद रखना है, कौन कौन सा है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये 4 ग्रह हुआ। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए सबसे नज़दीक का ग्रह पूछे तो बुध हो गया, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध हो गया। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा, लास्ट में जो ये वरुण। ठीक है, ये हो गया। अगर पूछ लिया जाए कि सूर्य से दूरी के क्रम में जो है तो पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच है, तो पृथ्वी किसके बीच है, शुक्र और मंगल के बीच है ना, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी कि शुक्र और मंगल के बीच है। ठीक है, तो पृथ्वी के करीब है काफ़ी शुक्र है ना, इसलिए पृथ्वी का वाहन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, यहाँ पर बीच में है क्षुद्र ग्रह। अब ये क्षुद्र ग्रह के लेफ्ट साइड 4 ग्रह है और राइट साइड 4 ग्रह है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच है पूछा जाए तो मंगल और बृहस्पति के बीच है। ठीक है, याद रखना है मंगल और बृहस्पति के बीच है। और जो क्षुद्र ग्रह के बाएं साइड जो है ये कहलाता है आंतरिक ग्रह, और क्षुद्र ग्रह के दाहिने साइड है जो वो कहलाता है बाह्य ग्रह कहलाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि इसमें से 3 ग्रह दे दिया था और पूछा था इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, और शनि को इसमें डाल दिया था ऑप्शन में। ठीक है, तो शनि क्या आंतरिक ग्रह नहीं है, तो ऐसे याद रखना है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो ये क्रम से याद भी रहेगा, और आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह ये भी याद रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और रही बात किसकी, तो मंगल को क्या, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, और नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर दिनांक देश को हस्ताक्षरित किए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये 19 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर किया गया था। 1961 से याद रखना है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था, तो 1961 में ही कराया गया था। नेक्स्ट है
कि जब हार निश्चित हो जाती थी तो डेस पुरुषों को साका या तो शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके। तो इसका करेक्ट आंसर है ये राजपूत है ना, राजपूत पुरुषों को ये शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था। नेक्स्ट है 45, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है अर्चना रामसुंदरम है ना, अर्चना रामसुंदरम जो है ये भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है। ठीक है, यहाँ पर दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। कौन सा, भारत का प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन था, तो पिनाकी चंद्र घोष था। ठीक है, करंट अफेयर में याद रखना है भारत का वर्तमान अभी लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो अभी है अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, नया बने हैं, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का अभी वर्तमान लोकपाल कौन है, तो अजय मानिकराव खानविलकर, याद रखना है अजय मानिकराव खानविलकर। नेक्स्ट है कि देश शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिकम राजधानी स्थापित की थी। खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी किसने स्थापित किया, तो चंदेल शासकों ने किया था। ठीक है, यहाँ से ऐसे भी याद रहेगा आपको कि खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेलों ने ही करवाया था। खजुराहो का मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में। और कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है, तो यही खजुराहो में ही है। कंदरिया महादेव का मंदिर निर्माण किसने करवाया, तो चंदेलों ने करवाया था। ठीक है, याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और देश के बीच हस्ताक्षर हुआ था। तो मंगलोर की संधि ये जो हुआ था, ये पूछा जा रहा है किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था आपको टीपू सुल्तान के बीच हुआ था ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। मंगलोर की संधि जो हस्ताक्षर हुआ था, कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध था, दूसरा था। ठीक है, ये चारों आंग्ल मैसूर युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 69 में हुआ था। और किस संधि पर समाप्त हुआ था, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तीनों का। तो पहली जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1767 से 69 में हुआ, मद्रास की संधि पर यह समाप्त हुआ था। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था, ये मंगलोर की संधि पर समाप्त हुआ था। यही वाला था मंगलोर की संधि, दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था 1790 से 92 में हुआ था, ये श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है बैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, तो एडीएफ का फुल फॉर्म होता है, ये होता है ऑटोमेटेड डाटा फ्लो है ना, ऑटोमेटेड डाटा फ्लो। अगर पूछा जाता है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। नेक्स्ट है कि सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल कौन था। दो व्यक्ति का नाम हमेशा याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जाता है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था और अकबर का संरक्षक कौन था। राजस्व मंत्री यानी कि जो टोडरमल था राजस्व मंत्री, यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है वित्त मंत्री है ना, वित्त मंत्री या तो राजस्व मंत्री बोले तो टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था और अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था, ये याद रखना है। ठीक है, अकबर के बारे में पीछे वीडियो में कई क्वेश्चन बताएं, काफ़ी महत्वपूर्ण, जो लोग रेगुलर देख लें, जो लोग नहीं देखें वो पीछे वीडियो जरूर देखिएगा। अकबर के बारे में, जैसे अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में कहाँ हुआ था, उमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। सबसे मतलब कि अकबर कितने वर्ष के उम्र में ये सम्राट बन गया था, तो 13 वर्ष की उम्र में ये सम्राट बन गया था। मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के ये पहले कौन था, विधि मंत्री था, कानून मंत्री है ना। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में आएगा, ये कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो याद रखना है भीमराव अंबेडकर ये कानून मंत्री थे। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला श्रम मंत्री कौन था, तो स्वतंत्र भारत का पहला श्रम मंत्री था, ये था जगजीवन राम था। ठीक है, पहला वित्त मंत्री कौन था, सन्मुख सेठी था। पहला आपका रक्षा मंत्री कौन था, तो बलदेव सिंह था। ठीक है, ये सभी याद रखना है। भीमराव अंबेडकर से याद रखना है क्या, भीमराव अंबेडकर जो संविधान का जनक इसे माना जाता है, किसको, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बाद के बीच हुआ था पूना पैक्ट समझौता, कब हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
कि देश आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन आता है कि ये आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, तो ये सिकंदर लोदी ने ही किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक आता है कौन, इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बकलोल लोदी। नेक्स्ट है कि रानी नाइकी देवी, जिन्हें देश को 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है। तो ये रानी नाइकी देवी, जिन्हें किसको, मोहम्मद गौरी को 1178 में हराने के लिए याद किया जाता है। को मोहम्मद गौरी, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप सागर जलाशय, जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे देश के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है पोंग डैम के नाम से जाना जाता है ना, पोंग डैम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद देश के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। तो अनुच्छेद, देखिए एक क्वेश्चन अगर याद रहता है ना, एक बार क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन याद था सिर्फ कि 214 में हाई कोर्ट है। ठीक है, 214 में हाई कोर्ट है। तो ये अगर याद है, तो अगर ये क्वेश्चन अगर याद नहीं भी है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं कि चलो 214 है, उसके आसपास आंसर क्या हो जाएगा, 217 हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट की बात आई है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 217। यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है कि हाई कोर्ट जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 214 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है, तो 2, 1, 4 है ना हाई कोर्ट, एक को इधर ले आइए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है 1, 2, 4 है ना, 1, 2, 4 में सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और रीट कौन जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रीट जारी करता है। रीट कितने, 5 है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच कब लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध, देखिए पीछे आपको याद कराए थे चौक, है ना, चौक, यानी कि ये चौ से हो गया चौसा का युद्ध और को से हो गया कन्नौज का युद्ध। ठीक है, तो ये लगातार याद करवाए थे। ये चौसा का युद्ध है जो ये 1539 में है और कन्नौज का युद्ध 1540 में है। ठीक है, ये चौक है ना, लगातार 1539-40 में हुआ। चौक याद रखना है, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। तो एक शब्द याद रखना है चौक, ये 1539 में और कन्नौज 1540 में। वही पूछा चौसा का युद्ध कब हुआ, तो 1539 में हुआ था। और ये युद्ध दोनों हुआ था किसके बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध भी और कन्नौज का युद्ध भी। और दोनों युद्ध में शेरशाह विजयी रहा और हुमायूं पराजित हुआ। फिर हुमायूं को फिर यहाँ से भागना पड़ा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देश विश्व के सबसे युवा शक्ति है जो 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई की। तो ये है सत्यरूप सिद्धांत ने विश्व के सबसे युवा व्यक्ति है जो कि 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर ये चढ़ाई किया है। नेक्स्ट है संगोली या तो सुगोली बोला जाता है। ठीक है, संगोली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और नेपाल के बीच हुआ था। नेपाल में कौन, गोरखा के बीच हुआ था। ठीक है, नेपाल, गोरखा कहाँ का, नेपाल का। तो सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। सुगौली की संधि कब हुआ था, तो 1816 में हुआ था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो दाचीग्राम ये जम्मू कश्मीर में ना, दाचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में। असम में कौन सा है, तो काजीरंगा, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। छत्तीसगढ़ में कौन सा याद रखेंगे, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में। कर्नाटक में कौन सा है, तो कर्नाटक में आपको याद करवाए थे बनके, है ना, बनके हवा में बेजुआ में दिल लगाने आऊँगा। तो वो से क्या है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। वो से फिर बनेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल कर्नाटक में है और कुद्रेमुख कर्नाटक में है। ठीक है, ये चार राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई की स्थापना किया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया एक्ट 1997 के तहत इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था,
तो मूल नाम मूलशंकर, मूल नाम मूलशंकर, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूलशंकर था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। कब? 1875 में किया था, ठीक है। और एक क्या बोलते हैं इनको, वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला एक क्वेश्चन आता है, प्रकृति की ओर लौटो, तो प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो ने दिया था, ये भी याद रखना है। अरे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। याद कैसे रखना है? थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे तो हमेशा याद रहेगा। जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती है। तो सत्यार्थ यानी कि सत्य, यानी जिसके जुबां पर सरस्वती माँ बैठ जाती है वो सत्य बोलता है, ऐसे रिलेट कर लीजिए। सत्य बोलता है यानी सत्य अर्थ प्रकाश सरस्वती, है ना। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती है। नेक्स्ट है साइंस का क्वेश्चन आता है कि किसी आभूषण में खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर रंग भरना क्या कहलाता है? तो उसको ये कहलाता है मीनाकारी कहलाता है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मीनाकारी कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो मस्तिष्क का भाग आपका ये मेडुला, थैलेमस और पोन्स, ये मस्तिष्क का भाग है। पिन्ना जो है ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। नेक्स्ट है कि डैश कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है। तो कौन करता है? तो ये करता है कबूकर्णी, है ना, यानी कि कबूकर्णी नली का ये करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्य रूप से डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसे जिप्सम के नाम से जाना जाता है ना। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि CaSO4 2H2O, ये जिप्सम है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है? तो कौन करता है? तो ये है तापीय विस्तार जो है गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा करता है, यानी कि लगभग 6 इंच ये लंबा हो जाता है। नेक्स्ट है कि शुष्का छिपाक, है ना, शुष्का छिपाक यानी कि जीरेप्थोल्मिया। तो जीरेप्थोल्मिया जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो जीरेप्थोल्मिया रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। जैसे रतौंधी रोग होता है ना, आँख की बीमारी है, उसी प्रकार ये जीरेप्थोल्मिया आँख की बीमारी है। ये किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरेप्थोल्मिया रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अस्कर्वी रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग या तो सूखा रोग होता है। नेक्स्ट है ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को कहते हैं? तो ये क्या कहा जाता है? चंद्रमा का बहिर्मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है अच्छा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितनी दूरी है? तो वो 3,84,400 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है? तो ये है आपका सहभोजिता। इसका करेक्ट आंसर है सहभोजिता। नेक्स्ट है कि निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है? तो निषेचन के बिना फल के विकास को पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है, पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBC के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगर पूछे WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। पूछे रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। और WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 13 से 20 दिन होता है। नेक्स्ट है कि मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषहीन किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? तो मीथेन को क्या कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। मीथेन क्या है? CH4 है। मीथेन से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि धान के खेतों में कौन सा गैस पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाया जाता है। कोयले की खदान में कौन सा गैस मिलता है? तो मीथेन गैस मिलता है, ठीक है। और बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश जो है ये निडेरिया संघ का उदाहरण है। जेलीफिश निडेरिया संघ का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है किस देश से था?
तो ये जॉर्ज साइमन ओम जो है ये था जर्मनी का, है ना, जॉर्ज साइमन जर्मनी का है, ठीक है। याद रखना ओम क्या, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या, ओम है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या है, ओम मीटर है। नेक्स्ट है कि रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है। तो रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में ही 2 बार नोबेल पुरस्कार इसको मिला है, तो ये कौन है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर, ये फ्रेडरिक सेंगर है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फ्रेडरिक सेंगर है। देखिए 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। वो एक तो फ्रेडरिक सेंगर है, एक मैडम क्यूरी है, एक लुनिस पॉलिंग है और एक जॉर्ज बोर्डिंग है ना। तो याद रखना जॉर्ज बोर्डिंग। एक क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है, तो मैडम क्यूरी है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो एडविन हबल का नाम बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, लेकिन बिग बैंग सिद्धांत दिया कौन, मेन कौन है, तो वह जॉर्ज लेमेत्रे है, याद रखना है। नेक्स्ट है भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के 2 या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर है जीमैन प्रभाव कहलाता है, वो है ना, जीमैन प्रभाव। नेक्स्ट है कि 2 पिंडों के तापांतर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। जो अंतर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है सेंटीग्रेड में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा। तो सिंपल ये इसमें पूछा है कि सेंटीग्रेड में अगर मान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन चेंज करने में आपको आता है, कई क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है एक फॉर्मूला C/5 बराबर K-273/5 है ना, 5 वाला दोनों बराबर साथ में लिखें, फिर F-32/9, ठीक है। तो ये याद रखना है। इससे क्या सेंटीग्रेड से केल्विन में बदल दीजिएगा या तो सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में आसानी से बदल सकते हैं। तो आपको बदलना भी क्या 30 डिग्री सेंटीग्रेड से आपको बदलना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो ये और ये फार्मूला लगाएंगे, यानी ये इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, आप लिखेंगे हम लोग C/5 बराबर लिखेंगे F-32/9, ये फार्मूला से निकालेंगे। तो C का मान जो है सेंटीग्रेड का मान कितना देगा 30, तो यहाँ लिख दीजिए 30, ठीक है। अब इसको 5 से काटिए, 5 30, अब इसको 9 इधर गुना करिए तो 6 9 54, तो 54 आ गया। और ये फ़ारेनहाइट निकालना है तो 32 माइनस में, तो 32 इसमें जोड़ दीजिए, इधर आ जाएगा प्लस में। तो 54 और 32 कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 5 3 8, यानी कि 86 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। तो फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है तो बन जाएगा आसानी से। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रमण है। तो कंजक्टिवाइटिस जो है ये आपका आँख से संबंधित है, जीरोप्थेल्मिया भी आँख से संबंधित है और रतौंधी भी आँख से संबंधित है। और आँख में जो अधिकतर बीमारी होता है विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है। तो पोलियो जो होता है वायरस के कारण होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो गया। पोलियो जो होता है वायरस के कारण होता है। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था, तो जॉन सोल्क ने किया था, है ना। और ओरल वैक्सीन जो पूछता है वो अल्बर्ट साबिन ने किया था, ठीक है, पोलियो का। और विषाणु का जो होता है, विषाणु का खोज किसने किया, तो इवानो वास्की ने किया था। जीवाणु का खोज किसने किया, लुवेन हॉक ने किया था। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। आपको याद करवाए थे, एक शब्द याद रखना साफ काम, यानी दोनों याद रहेगा, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, यानी साफ काम। नेक्स्ट है यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी। तो ये 5 किलोमीटर के बराबर होगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ मेन चीज़ें कि जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो कितना होता है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। तो यहीं अंतर आता है माइनस, मतलब 5 का अंतर आता है, वही 5 किलोमीटर के बराबर होगा। नेक्स्ट है आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक है तो वो कितना है, तो 99 है ना, 99 है। नेक्स्ट है
मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति में से निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है। तो किस में नहीं आती ये पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी प्रकृति अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। 83 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रक मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो पास्कल द्वारा मापा जाता है दबाव, है ना, दबाव का जो एसआई मात्रक होता है पास्कल होता है, तो उसको मापते किसके, टोर में मापा जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ये गुरुत्वाकर्षण है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था ना, आइजैक न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट है सोरा का दूसरा नाम क्या है। तो सोरा का दूसरा नाम है पोटेशियम नाइट्रेट है। नेक्स्ट है और सोडियम क्लोराइड क्या है, तो खाने जो साधारण नमक का रासायनिक नाम है क्या, NaCl जो होता है खाने वाला नमक होता है, ये सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के क्वेश्चन है। बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या बांग्लादेश में जो है वो है 350 है। भारत में कितना है, तो टोटल है 800 है ना। अधिकतम मतलब कि संसद में जो है टोटल कितना सदस्य है, 800 है। लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 250। नेक्स्ट है नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है। तो नेपाल देश को 7 प्रांतों में बांटा गया है। ठीक है, याद रखना है। नेपाल का अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, KP शर्मा ओली है। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो रामचंद्र पौडेल है। और नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। तो नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है किसको, पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है। नेक्स्ट है कि पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। तो पुट शब्द का उपयोग ये किया जाता है गोल्फ खेल में ना। इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है कि अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की गई एक पहल है। तो इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग द्वारा, है ना। नीति आयोग द्वारा ये अटल टिंकरिंग लैब्स जारी किया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, ये याद रखना है, 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, और नीति में ये फुल फॉर्म भी एक बार पूछा गया था। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन, याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखिए यहाँ इंस्टीट्यूटर में ध्यान रखना, एक ऑप्शन में रहेगा इंस्टीट्यूट भी रहेगा, तो ध्यान रखना है इंस्टीट्यूट नहीं इंस्टीट्यूशन वाला होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था। तो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 में हुआ था। नेक्स्ट है भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, तो वो है काला कौवा, है ना। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है काला कौवा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारतीय मोर है, जिसको वैज्ञानिक नाम क्या है, पाबो क्रिस्टेटस कहा जाता है। ठीक है, भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है, नगुल्ट्रम, है ना। और भूटान का जो भाषा है देश की, भूटान देश की भाषा है जो जोंगखा है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है। तो चेरी पिकिंग शब्द जो है ये किया जाता है बास्केटबॉल में किया जाता है। अच्छा, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। नेक्स्ट है कि जोरबे कल्चर एक चाल कोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। यानी कि जोरबे कल्चर ये किस राज्य में है, तो ये अभी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य के पर्यटन द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया क्या, नक्षत्र सभा ये शुरू किया गया है। भारत का
पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है IQ एयर के अनुसार दुनिया भर के 101 शहरों में विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो सबसे प्रदूषित शहर में है आपका काठमांडू। काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी, और काठमांडू यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू में है। नेक्स्ट है कि किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है? तो ये किया है सतलज जल विद्युत परियोजना ने हिमाचल प्रदेश में पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 है कि अप्रैल 2024 में लॉरियस पुरस्कार समारोह में स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो ये किसे मिला है? तो नोवाक जोकोविच को मिला है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है कि किस देश के पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 3-1 से हराकर अपना 11वां थॉमस कप जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चीन है ना। चीन की पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 3-1 से हराकर ये जो है 11वां थॉमस कप जीता है। ठीक है, चीन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। जैसे चीन की राजधानी का है बीजिंग है, चीन की मुद्रा का नाम क्या है? रेन मिनबी या तो युआन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मैक मोहन रेखा किस देश के बीच है? भारत और चीन के बीच है। चीन की आधिकारिक भाषा क्या है? तो वह मंदारिन, ये याद रखना है। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कहाँ हुआ था? चीन से हुआ था। बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बॉक्सर विद्रोह ये चीन में हुआ था। एक बक्सर है, बक्सर वाला युद्ध तो बक्सर बिहार में हुआ है, लेकिन बॉक्सर विद्रोह पूछे तो वो चीन में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 16 का पूरा 100 प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।